हेलो मूवी स्टार फैमिली, वेलकम बैक। एक और बेहतरीन कहानी, साथ कई खड़े कर देने वाले सवाल जो आपको सोचने पे विवश कर दे। मूवी का नाम है ह्यूमन स्पेस टाइम एंड ह्यूमन। डायरेक्टर है किम की डुक और IMDb रेटिंग 5.8 है। वॉरशिप नंबर 916 कोरिया का एक पुराना युद्ध जहाज जिस पर कुछ दिनों के लिए लोगों को समंदर में घुमाने ले जाया जा रहा है। इस समुद्री यात्रा में अलग अलग तबके के मिलाकर कुल 121 लोग शामिल हैं, जिसमें है एक नया शादीशुदा जोड़ा, देश के प्रेसिडेंट का दावेदार और उसका बेटा, 4 दोस्त, 3 वेश्याएं, एक गुंडों का दल और एक बूढ़ा आदमी। यात्रा की शुरुआत में एक नया जोड़ा दिखाया गया। हस्बैंड तकाशी ने कहा, युद्ध में ना जाने इस जहाज पे कितने ही लोगों का खून बहा होगा। तभी वाइफ ईवा की नज़र मिनिस्टर पर पड़ी, जो अपने बेटे एडम के साथ जहाज के डेक पर खड़ा है। एडम कह रहा है, आपकी तरह मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, बल्कि अपने बलबूते पे नौकरी करना चाहता हूँ। तभी उनके पास गुंडों का एक दल आया, जिसका बॉस जोंग ने कहा, मैं आपको जानता हूँ, अब से हम आपके खातिर में हाजिर है। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हुई तो बस हुक्म कीजिए। उनके आलीशान कमरे के बाहर कुछ वेश्याएं खड़ी है, जो कमरे के अंदर ताक झांक कर रही है। वो जहाज के स्टाफ से शिकायत करती है, जब सभी यहाँ यात्री है तो इतना फ़र्क क्यों। तभी वहाँ वही गुंडे आ गए और उन लड़कियों पे ढौस जमाने लगे। शोर सुनकर तकाशी और ईवा भी वहाँ पहुँचे। तकाशी भी उन लड़कियों का साथ देता है, जिससे माहौल गर्मा गर्मी हो गई। कांच के दरवाजे से मिनिस्टर ये सब देख रहा है। उसके बेटे ने कहा, ये गुंडे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे हमने इन्हें तनख्वाह पर रखा है। मिनिस्टर ने कहा, हम इस लायक है कि लोग हमारी जी हुजूरी करें। कॉरिडोर पे बैठे तकाशी और ईवा की नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो एक कोने से ग्लास में मिट्टी इकट्ठा कर रहा है। पूछे जाने पे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो सिर्फ मुस्कुराता है। कप्तान के अनाउंसमेंट के बाद जहाज इस अद्भुत यात्रा के लिए रवाना हुई। जब खाने का समय हुआ, कप्तान मिनिस्टर और एडम के साथ टेबल पे अच्छा खाना खा रहे हैं, पर बाकी यात्रियों को साधारण खाना दिया गया। सभी लोग ही ये फ़र्क महसूस कर रहे हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि आगे बढ़कर कुछ कहे। इतने में जोंग भी मिनिस्टर के पास आकर बैठ गया और हर बार की तरह उनकी तरफदारी करने लगा। तकाशी को गुस्सा आ गया और कप्तान से कहने लगा, इतना फ़र्क क्यों है? कप्तान कहता है, तुम्हें पता नहीं ये कौन है? तकाशी ने फिर कहा, जो पद में बड़े हैं उन्हें कम ओहदों वालों से समानता बनाना चाहिए, ना कि ऐसे फ़र्क करना चाहिए। गुंडे गाली गलौज में उतर आए। सबका ध्यान अपनी ओर देख मिनिस्टर ने खड़े होकर सबके सामने अपनी गलती मान ली, लेकिन बाद में गुंडे अकेले में तकाशी को धमकी देते हैं। अब ईवा ने देखा कि वही बूढ़ा आदमी किचन के कूड़ेदान से कुछ चुन रहा है। उसने उसका पीछा किया और देखा कि मिट्टी से भरी एक ग्लास में वो आलू बो रहा है, उन्हें पानी दे रहा है, फिर चुराए हुए 2 अंडों को बल्ब के नीचे रख गर्माहट दे रहा है ताकि उनमें से चूजे निकल सके। दोनों को ये सब देख बहुत ही अजीब लगा। शाम को लोग कहीं पे सट्टेबाजी में अपनी तकदीर आजमा रहे हैं, तो कहीं वैश्याओं के साथ गुंडे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ईवा और तकाशी को एक साथ देख रहा डेक पे खड़ा मिनिस्टर के पास जोंग आया और कहा, अगर आपको वो लड़की चाहिए तो हुक्म कीजिए, आज रात ही आपके कदमों में हाजिर कर दूंगा। खुद को भगवान समझ बैठा मिनिस्टर ने हंसकर कहा, पता तो चले तुम्हारे कहने और करने में कितनी समानता है। उस शाम हैवानियत इंसानियत से जीत गई। पहले तो शराब के नशे में 4 लड़कों ने मिलकर ईवा का गैंग रेप किया। तकाशी के रोकने पे उसे इतना मारा कि वो अधमरा होकर ज़मीन में पड़ा है। इधर सब देख रहा जोंग के लिए तकाशी को रास्ते से हटाना और भी आसान हो गया। पहले ही उसकी तकाशी से झड़प थी ही, उसने उसे समंदर में फेंक दिया। उन लड़कों के बाद उसने अपना मन भरा और फिर मिनिस्टर के कमरे में उसे फेंक आया। अपने बाप की करतूत से बेखबर एडम जब वहाँ आया तो जोंग ने उसे दरवाजे पे ही रोक दिया। मिनिस्टर कमरे से बाहर निकला। कमरे में ईवा की ऐसी हालत देख उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो भी अपने अंदर के जानवर को रोक नहीं पाया और एक बार फिर ईवा हवस की बलि चढ़ गई। आज सभी ईवा की तरह मैली है और हर एडम की सोच गंदी हो चुकी है।
लेकिन इस पूरे घटना को गौर से वो बूढ़ा आदमी देख रहा है। जब ईवा को होश आया, वो तकाशी को पूरे जहाज में ढूंढने लगी। जब उसे वो कहीं नहीं मिला, थक हार कर वो खुदकुशी करने ही वाली थी कि उसी बूढ़े आदमी ने उसे रोक लिया। ये छोटा आज की रात मुश्किल थी, लेकिन आने वाली ऐसी सुबह की कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जब ईवा जगी तो उसने देखा कि जहाज पानी में नहीं बल्कि आसमान में तैर रहा है, बादलों की लहरों में डूबा है। सारे लोग घबरा गए। आखिर ये कैसे हो सकता है? कप्तान ने घोषणा की कि जहाज में ना कोई रडार है, ना ही कोई सिग्नल आ रहा है। अभी हम कहाँ हैं ये बताना भी मुश्किल है, लेकिन जल्द ही कोई समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब भी शांत होकर हमारा साथ दें। यहाँ ईवा जब बूढ़े आदमी के कमरे में गई, उसने देखा कि उन अंडों से मुर्गी के बच्चे निकल चुके हैं, बीच से पौधे भी निकल आए हैं। ईवा ने पूछा कि उसने उसे क्यों बचाया। बूढ़े आदमी ने उसे एक छोटा पौधा दिया जो शायद उसके पेट में पल रहे बच्चे की तरफ इशारा कर रहा है, जिसकी खबर ईवा को भी नहीं थी। इधर कप्तान लगातार रेडियो फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल ढूंढ रहा है। तभी मिनिस्टर गुंडों का दल लेकर केबिन में घुस गया। उसने पूछा, क्या ऐसा कभी पहले हुआ है? कप्तान ने कहा, मेरे कार्यकाल में तो आज तक नहीं। फिर मिनिस्टर के पूछने पे पता चला सबके लिए सिर्फ 6 दिनों का ही राशन पानी है। ये सुनते ही लोग खाने के कमरे की तरफ भागे और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगे। कप्तान ने सबको पीछे हो जाने को कहा ताकि उन्हें मिली ट्रेनिंग के मुताबिक वो हालात को मैनेज कर सके, लेकिन बीच में मिनिस्टर सहित गुंडों ने बंदूक दिखाकर सबको दबा दिया। फिर मिनिस्टर ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को बहला फुसला कर कहा, मैं आपका मंत्री हूँ, जनता का सेवक हूँ, सबको बराबर का खाना मिलेगा। और स्टोर रूम की चाबी उसके पास आ गई। लेकिन लोगों के जाते ही उसने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि अब से सबको आधा पेट ही खाना मिले, लेकिन उनके खुद के दावत में कोई कमी ना आए। मिनिस्टर की होती मनमानी से गुस्से में कप्तान ने अपने स्टाफ से कहा, हमें पहले खुद की सुरक्षा के लिए हथियार ढूंढने होंगे, तभी उनका मुकाबला कर पाएंगे। तब तक हमें शांत रहना होगा। कुछ दिन ऐसा चला, पर अब खाना दिन में एक ही बार मिलने लगा। गुंडे और लोगों में कम खाने को लेकर मारपीट आम बात हो गई। धीरे धीरे खाने के साथ पानी भी खत्म होता जा रहा है। पर इस बीच भी वो बूढ़ा आदमी अपना काम किए जा रहा है। पौधों को सींचने के लिए वो लोगों के मलमूत्र डालने लगा। ईवा भी उसका साथ देने लगी। हालांकि ईवा को ये सब बेबुनियाद लग रहा है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं कि फल लगने के बाद उन्हें खाया जा सके। यहाँ जल्द ही कप्तान के हाथ कुछ बारूद लग गए जिनकी उन्हें तलाश थी। ऐसी परिस्थिति में साथ रहने के बजाय जहाज 2 गुटों में बट गए और बीच में फंस गए बेचारे यात्री। अपने किए पर शर्मिंदा एडम ने ईवा से माफ़ी मांगी, मगर ईवा को उस रात की सच्चाई पता चल चुकी है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ जोंग ने सोचा यही मौका है मिनिस्टर पे अपनी पकड़ बनाए रखने का, तो उसने चापलूसी करते हुए अपनी बंदूक मिनिस्टर को थमा दी। मिनिस्टर तो जैसे खुद को इस जहाज का भगवान ही समझने लगा। उसने लोगों का खाना और घटाकर अब 2 दिन में सिर्फ एक बार कर दिया। स्वादिष्ट खाने की गंध सूंघकर जब लोग मिनिस्टर के टेबल के आसपास जमा हुए, उसने प्लेट से एक बोटी फेंकी और लोग कुत्तों की तरह उस बोटी पर छपक पड़े। ये नज़ारा सच में बहुत ही दर्दनाक और शर्मसार कर देने वाला है। ईवा से और रुका नहीं गया। वो बीच में बोल पड़ी, खाना तो लूट लिया, अब थोड़ी तो इंसानियत रखो। हमेशा की तरह जोंग ईवा को धमकाने लगा, पर इस बार एडम ने बीच में आकर ईवा का पक्ष लिया। हर दिन हो रही खाने की कमी से जिनके पास पैसे हैं वो घुसखोरी करने लगे, लेकिन वहाँ बैठे और भी लोगों को ये बात पता चल गई और साथ ही साथ छीना झपटी शुरू हो गई। इतने में बाकी गुंडे और मिनिस्टर भी आ पहुँचे। मिनिस्टर ने जोंग को थप्पड़ मारा और कहा, अपने लोगों को काबू में नहीं रख सकते, और उसी की दी बंदूक से उस पर धौंस जमाने लगा, जिसे देख जोंग को गुस्सा आया। बंदूक यहाँ ताकत की निशानी बन गई है। जिसके हाथ बंदूक वो सबसे ताकतवर। पर उसी शाम मिनिस्टर ने उसे शराब पिलाई ताकि सुबह जो भी हुआ उनके बीच वो सब ठीक हो जाए। मिनिस्टर जानता है यहाँ टिकने के लिए उसे उन गुंडों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ईवा के बाद एडम को भी उस बूढ़े आदमी के बागीचे के बारे में पता चल गया। ईवा ने कहा
ये हमेशा बस हंसते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो उन्हें पता है कि हमारे साथ ये क्या और क्यों हो रहा है। अब 2 दिन से घटकर खाना 3 दिन में एक बार मिलता। भूख से पागल लोगों ने स्टोर रूम पे धावा बोल दिया। मिनिस्टर ने दोबारा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने उनमें से एक को गोली मार दी। सभी डरकर वही सब छोड़ छाड़ के भाग गए। गुंडे लाश को जहाज से फेंकने जा रहे हैं, तभी बूढ़ा आदमी बीच में आकर लाश को ले गया। ईवा को बूढ़े की हरकत ना पहले समझ आई थी, ना अभी आ रही है कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। दरअसल पौधों को उगाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, जो अब खत्म हो चुकी है। इसीलिए पहले उस बूढ़े आदमी ने लाश की हड्डियों को काटा, उसे जलाया और फिर मशीन में पीसकर उसका चूरा बनाया, जिसे अब वो सब्जियां उगाने में इस्तेमाल करेगा। ईवा ये सब देखकर हक्का बक्का हो गई। प्रेग्नेंट ईवा को अब डर लग रहा है कि उसका बच्चा सुरक्षित इस दुनिया में आ पाएगा। उसने अपनी और बच्चे की सुरक्षा को निश्चित करने के लिए एडम को सच्चाई बता दी और उसकी मदद मांगी, क्योंकि यही बच्चा अब इंसान का भविष्य है। खाने की लगातार हो रही कमी को देख मिनिस्टर ने फैसला किया कि अब से किसी को खाना नहीं दिया जाएगा। जोंग ने कहा, लेकिन इससे तो दंगे शुरू हो जाएंगे और हम लोग बहुत कम हैं उनके मुकाबले। मिनिस्टर ने कहा, अब वक्त आ चुका है उन्हें रास्ते से हटाने का। यहाँ कप्तान को जो बारूद मिले थे वो भी मिनिस्टर और उनके गुंडों ने हथिया लिए। फिर मिनिस्टर ने एक प्लान बनाया। उसने अनाउंस किया, आज से खाने में कोई रोक टोक नहीं होगी, जिसे जितना खाना है वो स्टोर रूम में आकर ले सकता है। भूखे बेचारे लोग खाने के लालच में कमरे में गए, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं है। और तभी बाहर से कमरा बंद कर उन सभी को बारूद से उड़ा दिया गया और बाकी बचे लोगों को चुन चुन कर मारने लगे। जो सफ़र एक सुहाने मोड़ पे शुरू हुआ था, अब युद्ध के मैदान में बदल चुका है। जहाज की ऐसी हालत और अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए कप्तान ने फसाद की जड़ पूरे खाने को ही आग लगा दी। अपनी आंखों के सामने जलते खाने को देख मिनिस्टर और जोंग दोनों आपे से बाहर हो गए। सब राख में बदल गया। अब ना खाना बचा ना ही लोग, और दोनों ही आपस में लड़कर मर गए। बचे बस एडम, ईवा और वो बूढ़ा आदमी। एडम और ईवा ने बूढ़े आदमी से कुछ खाने को मांगा, लेकिन मुर्गी के चूजे अभी तक छोटे हैं और पौधों को फल देने में अभी समय है। ये हमें बताता है कि सब्र करना ज़रूरी होता है। बूढ़े आदमी ने उन दोनों को मरे लोगों का मांस खाने को दिया। पापी पेट सब खा लेता है। इधर बूढ़ा आदमी मरे लोगों में थोड़ी सी मिट्टी और बीज डाल रहा है, जिनमें कुछ ही दिनों में धीरे धीरे नन्ही पत्तियां निकल आई। सच ही कहा है, इंसान मिट्टी से ही बना है और मरकर वापस मिट्टी ही बन जाता है। लेकिन अब दोनों की भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई और उन्होंने खाने के लिए बूढ़े आदमी का दरवाज़ा पीटना शुरू किया। थोड़ी देर बाद बूढ़े ने हथेली भर ताज़ा मांस उन्हें खाने को दिया, पर ईवा को पता चल गया कि उसने अपना ही कलेजा काट कर दिया है और उसे इस बात का दुख हुआ। अगली सुबह उन्हें डेक पे खून के पैरों के निशान दिखे, जिसमें इन्फिनिटी का साइन बना है, मतलब जो निरंतर है, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये समय को दर्शाता है। एडम ने पूछा, वो बूढ़ा कहाँ गया होगा? क्या वो भगवान था या कोई फरिश्ता? एक वो एडम और ईवा जो दुनिया के पहले इंसान थे, और अब ये एडम और ईवा दुनिया के आखिरी बचे इंसान हैं। भूख एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर कर दे। तड़पता एडम को अब वो मुर्गी खाना है, लेकिन ईवा उसे ऐसा करने से रोकने लगी। जब तक वो अंडा ना दे उसे नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उस बूढ़े आदमी की अब तक की कुर्बानी व्यर्थ हो जाएगी। पर एडम नहीं माना। उसने कहा, पहले मैं इस मुर्गी को खाऊंगा और जब दोबारा भूख लगेगी तब तुम्हें और तुम्हारे पेट में पल रहे इस बच्चे को भी खाऊंगा। जैसे ही उसने मुर्गी को काटने के लिए हाथ उठाया, ईवा ने पीछे से उस पर वार कर दिया। अब बस ईवा इस पूरे जहाज में अकेली है। कुछ दिनों तक एडम का मांस खाकर वो जिंदा रही। एक दिन उम्मीद की किरण नजर आई। पौधों में फल लगने शुरू हो गए। मुर्गी ने अंडे भी दिए, जो इस बात का प्रतीक है कि अब ईवा जिंदा रहेगी और उसका बच्चा भी। कुछ दिन में ईवा को एक लड़का पैदा हुआ। अपने बड़े होते बच्चे को देख ईवा समझ गई वो बूढ़ा आदमी कौन था। वो एक ज्ञानी था
जो हमें जिंदा रहने के तरीके सिखाने आया था। 17 साल बाद पूरा जहाज एक घना जंगल बन गया। ये ईवा का ईडन गार्डन है। वो बच्चा भी अब जवान हो चुका है और ईवा बूढ़ी। एक दिन साथ खाना खाते हुए ईवा ने देखा उसके हाथ में एक बंदूक है और अंत में वो अपने शरीर की प्यास बुझाने अपनी माँ के पीछे भाग रहा है। क्या यही इंसानियत की आखिरी आशा थी जिसने फिर से इंसानियत को तार तार कर दिया? ये जहाज इस दुनिया की सच्चाई बयां कर रही है। हम सब यहाँ के सवारी हैं। हम भूल गए हैं कि ये सफ़र हमेशा के लिए नहीं है और ना ही इसके संसाधन। हमने फल देने वाले पेड़ काटे, मिट्टी को मैला किया, नदियाँ सूखने लगी, हवा को दूषित किया, तो इस असंतुलन का भागीदार भी हमें ही बनना होगा। इतना सब करने के बाद भी लोगों में स्वार्थ, हवस, जुआ, नशा, युद्ध के लिए भूख की होड़ खत्म ही नहीं हो रही। मगर जो शुरू हुआ है वो सफ़र एक दिन खत्म भी तो होगा। वो बूढ़ा आदमी कोई फरिश्ता या भगवान नहीं था। वो भी हम में से एक निस्वार्थ और बुद्धिमान इंसान था। प्रश्न ये है कि क्या हम सब उस जैसे किसी के आने का इंतज़ार करेंगे या खुद ही खुद को बचाने के लिए सामने आएंगे? दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।